हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज हम BS नेगी की जो फोर्थ एडिशन बुक में है उसमें आपका अध्याय 6 करेंगे। अभी तक हम अध्याय 5 तक इसमें कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखे तो आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, उसके साथ हमने परीक्षावाणी की जो 16th नई एडिशन आई है 2025 में, उसका भी सीरीज स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल में नए हैं तो, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम यूट्यूब में कराने के बाद सीधे आपको टेलीग्राम में इसका PDF प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गढ़वाल का परमार या पवार वंश। गढ़वाल के प्रमुख गढ़ थे। अजयपाल से पहले गढ़वाल का क्षेत्र छोटे छोटे 52 गढ़ों में विभक्त था, जिनका शासन भड़ या गढ़पति हुआ करते थे। पहला गढ़ था नागपुर गढ़ था, जो जौनपुर परगने में नाग देवता का मंदिर था, जिसे नागनाथ गढ़ भी कहते थे। और नागपुर गढ़ का अंतिम गढ़पति भजन सिंह था। जबकि दूसरा गढ़ कोलीगढ़ बछवाड़ विष्णु से संबंधित था। तीसरा गढ़ था रवाणगढ़, बद्रीनाथ के पास रवाई जाति का गढ़ था। और चौथा गढ़ था फलियानगढ़, फालदाकोट में स्थित था, जिस गढ़ में शमशेर सिंह नामक व्यक्ति ने ब्राह्मणों को दान दे दिया था। पांचवा गढ़ था बांगरगढ़, खसिया जाति के नागवंशी राणों का था। जबकि छठा गढ़ था कुइलीगढ़, को जौरासीगढ़ भी कहा जाता था। सातवां गढ़ था भरपुरगढ़ का अंतिम गणपति गोविंद सिंह सजवाड़ था। जबकि आठवां गढ़ था कुंजड़ीगढ़ का अंतिम गणपति सुल्तान सिंह था। नौवां गढ़ था शिलगढ़ का अंतिम गणपति सजवाड़ सबल सिंह था। और 10वां गढ़ था मुंगरागढ़, रवाई क्षेत्र में रावत जाति का गढ़ था, जहां अब रौतेला रहते हैं। 11वां गढ़ रैकागढ़ था, अंतिम गणपति रमोला जयतन था इसका। और 12वां गढ़ मोल्यागढ़, यह रमोली परगने में स्थित था, रमोला जाति का गढ़ था। 13वां गढ़ था उप्फूगढ़, उदयपुर के कप्पू चौहान का गढ़ था। और चांदपुरगढ़ चमोली के गैरसैंण के पास स्थित गढ़ था, जिसका अंतिम गणपति भानु प्रताप था। नालागढ़ देहरादून में स्थित था। और रामीगढ़ शिमला में राणा जाति से संबंधित था। और विराटगढ़ जौनपुर में थोकदार भूप सिंह से संबंधित था। रानीगढ़ एक रानी द्वारा बनाया गया एक गढ़ था। और बधाड़गढ़ पिंडर नदी के ऊपरी क्षेत्रों में गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजक था। गढ़तांगगढ़ टकनौर उत्तरकाशी में भोटिया जाति का गढ़ था। और लंगूरगढ़ में भैरव देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर था। इंडियागढ़ रवाई बड़कोट में स्थित गढ़ को रूपचंद नामक व्यक्ति ने नष्ट कर दिया था। और दसोलीगढ़ का अंतिम गणपति मानवर नामक प्रतापी राजा था। न्यालगढ़ का अंतिम सरदार भंगू था। और गुजरूगढ़ पौड़ी जिले में पड़ता था। देवलगढ़ पौड़ी जिले में अजयपाल की राजधानी बनाई थी। और लखनपुरगढ़ अल्मोड़ा क्षेत्र में स्थित था, जिसका नाम कत्यूरी वंश के शासक लखन देवपाल के नाम पे पड़ा था। 52वां गढ़ लोधनगढ़ देवलगढ़ के पास पड़ता था। अब उसके बाद इसमें चमोली जिले में जो गढ़ आते हैं हमारे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ पवार राजाओं की प्रथम राजधानी रही, जो चमोली के आदि बद्री के आसपास क्षेत्र में पड़ता है, जिसका अंतिम गणपति भानु प्रताप या सोनपाल था। दूसरा है लोहापगढ़। नेगी जाति के दिलेवर सिंह और प्रमोद सिंह बड़े प्रतापी हुए। तीसरा है नागपुरगढ़। चमोली जिले में नागनाथ पोखरी के मंदाकिनी नदी क्षेत्र में स्थित था। चौथा है कंडारागढ़। मंदाकिनी उपत्यका में स्थित था, जहां का फंगू का मंदिर प्रसिद्ध था, और जिसका अंतिम गणपति मंगलसेन था। पांचवा है बधाड़गढ़। बधाड़गढ़ पिंडर नदी क्षेत्र पर स्थित था, जो चंद एवं पवार वंश से विभाजित सीमा पर था। बधाड़गढ़ की लड़ाई में रुद्रचंद का सेनापति पुरुखुतपंत मारा गया था। और लक्ष्मीचंद ने यहाँ पर गणपति खतर सिंह था। छठा है मनीलागढ़। दतौली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित था, जो कत्यूरियों से संबंधित था। बाज बहादुर चंद ने इस गढ़ पर आक्रमण किया था। सातवां है दसोलीगढ़। चमोली जिले के दसोली क्षेत्र में पड़ता था। उसके बाद पौड़ी जिले में स्थित
प्रमुख गढ़ थे यहाँ पर। पहला है देवलगढ़। देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर के पास स्थित था, जहाँ अजयपाल ने 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित की एवं यहाँ पर गौरजा देवी का मंदिर बनवाया। देवलगढ़ के पास में सत्यनाथ की गुफा भी है। दूसरा है न्यालगढ़। देवलगढ़ के समीप न्याल जाति से संबंधित था। तीसरा है भैरवगढ़ी, पौड़ी जिले में लैंसडाउन के पास स्थित था। चौथा कांडागढ़, पौड़ी जिले में न्यार घाटी में स्थित था, जिसके पास दीवा का डांडा पड़ता है। पांचवा है बुराड़गढ़, चौंदकोट परगने में चांदपुर पर्वत श्रृंखला पर स्थित था। इस क्षेत्र का एकेश्वर देवता मंदिर प्रसिद्ध है। छठा है गुजरूगढ़, पौड़ी के मल्ला स्लान क्षेत्र में गुज्जर प्रतिहार राजपूतों से संबंधित था। सातवां है उल्खागढ़, पौड़ी जिले के खिरसू मार्ग पर पड़ता है, जिसे कठुलीगढ़ भी कहा जाता है। आठवां है तारागढ़, यह पौड़ी के राठ क्षेत्र में स्थित था। फिर टिहरी गढ़वाल के गढ़ थे आपके। पहला है धत्यूरगढ़, जौनपुर क्षेत्र के धत्यूर घाटी में था। यह अलगाड़ नदी यमुना नदी में मिलती है। अलगाड़ नदी में ही मौन मेला लगता है। दूसरा था उफ्फूगढ़, यह गढ़ टिहरी उत्तरकाशी मार्ग पर उदयपुर परगने में पड़ता है और कफ्फू चौहान यहाँ का गणपति था। तीसरा है मौलिया या रमोलीगढ़, टिहरी के सेम मुखेम क्षेत्र में था। यह गढ़ गंगू रमोला एवं उसके पुत्र सिधवा व विधवा का गढ़ था। चौथा है धमोडूगढ़, यह गढ़ राणा जाति का था। पांचवा है कोटागढ़, टिहरी जौनपुर के इडालस्यू में स्थित था। अब उसके बाद गंगू रमोला के बारे में पढ़ेंगे हम। टिहरी गढ़वाल में रमोलीगढ़ में वीर पराक्रमी गणपति गंगू रमोला था, जिसके दो पुत्र थे, सिधवा व विधवा, जो चौहान वंशीय गणपति था। और गंगू रमोला ने सेम मुखेम में 7 मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब उसके बाद गढ़वाल में परमार या पवार वंश की बारे में पढ़ेंगे हम, कैसे इसकी स्थापना हुई, कौन इसके संस्थापक थे और उनके आगे जो जिन्होंने शासन किया उन शासन के बारे में। चांदपुरगढ़ में परमार वंश या पवार वंश की नींव पड़ी। परमार वंश का संस्थापक एवं आदि पुरुष कनकपाल था और पवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख 1455 ईस्वी था। राजा जगतपाल का मिला यह अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ से प्राप्त हुआ है। पवार राजाओं की सूची के बारे में 4 अलग अलग सूची मिलती है, जिसमें पहली सूची कप्तान हार्डिक द्वारा 1796 ईस्वी में दी गई थी, जबकि दूसरी सूची सरकारी विवरण एवं बिकेट ने 1749 ईस्वी में ली है। एटकिंसन द्वारा दी गई पवार शासकों की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा जाता है। बेकेट की सूची सर्वमान्य है, क्योंकि यह सूची सुदर्शन शाह के सभासार ग्रंथ 1828 ईस्वी से मेल खाती है। मोराराम वंशावली एवं एटकिंसन की अल्मोड़ा सूची में कनकपाल की जगह भगवान पाल नाम दिया गया है और हार्दिक शब्दावली का दूसरा नाम इसमें मिलता है। पवार वंश के कुल 6 शासक हुए। गढ़वाल वर्णन पुस्तक में लेखक हरिकृष्ण त्रुटी है और गढ़वाल जाति प्रकाश के है बालकृष्ण शांति भट्ट। अब उसके बाद यहाँ पर गढ़वाल वंश में राजाओं की बेकेट के अनुसार ये है, जैसे पहले थे कनकपाल, जिनका कार्यकाल 11 वर्ष का था। दूसरे श्यामपाल 26 वर्ष का। तीसरे पदुपाल 31 वर्ष। चौथे अभिगतपाल 25 वर्ष। पांचवें सिंगलपाल। छठे रत्नपाल। फिर उसके बाद 9वें थे मदनपाल प्रथम। 11वें जयचंद पाल। 17वें अनंतपाल प्रथम। 18वें आनंदपाल प्रथम। 28वें लखनदेव पाल। 29वें अनंतपाल द्वितीय 21 वर्ष का इनका कार्यकाल था। 30वें थे पूरबदेव। 33वें असलदेव। 34वें जगतपाल। 35वें जीतपाल। 36वें आनंदपाल द्वितीय 28 वर्ष का कार्यकाल रहा। 37वें अजयपाल 31 वर्ष का कार्यकाल रहा। 38वें कल्याण शाह 9 वर्ष का। 39वें सुंदरपाल। 40वें हसदेवपाल। 41वें विजयपाल। 42वें सहजपाल 36 वर्ष का। 43वें बलभद्र शाह 25 वर्ष का। 44वें मानसा 20 वर्ष का। 45वें शामशाह 9 वर्ष का। 46वें महिपति शाह 25 वर्ष का और 47वें पृथ्वीपति शाह 62 वर्ष का। 48वें मेदिनी शाह। 49वें फतेह शाह 48 वर्ष का। 50वें उपेंद्र शाह 1 वर्ष का। 91वें प्रदीप शाह 63 वर्ष का। 52वें ललित शाह 8 वर्ष का। 53वें जयकृत शाह 6 वर्ष का और 54वें प्रद्युमन शाह 18 वर्ष का। 55वें सुदर्शन शाह 44 वर्ष का। 56वें भवानी शाह। 57वें प्रताप शाह। 98वें कीर्ति शाह। 59वें नरेंद्र शाह और 60वें मानवेंद्र शाह थे। अंतिम पवार शासक टिहरी रियासत के ये थे।
उसके बाद है जो उपेंद्र शाह था, उनका 1 वर्ष का कार्यकाल रहा और कनकपाल की मृत्यु 51 वर्ष में हो गई थी। तो अब उसके बाद राजा कनकपाल के बारे में हम पढ़ेंगे। 9वीं शताब्दी में गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था, जिनमें से एक चांदपुर गढ़ था जिनका राजा भानुप्रताप था। भानुप्रताप का दूसरा नाम सोनपाल था। कौनपुर गढ़ को कनकपाल का गढ़ भी माना जाता है। हरिकृष्ण रतूड़ी एवं एटकिंसन के अनुसार कनकपाल धार नगरी गुजरात से चांदपुर गढ़ तीर्थ यात्रा पर आया था। और हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार कनकपाल धार नरेश वागपति का छोटा भाई था और सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया था। पातीराम ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न में लिखा है कि कनकपाल मालवा से यहाँ आए थे और कुछ इतिहासकारों के अनुसार कनकपाल गुज्जर देश से यहाँ आए थे और गुजरात एवं मालवा का कुछ भाग गुज्जर देश में भी पड़ता है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रचित दिगलोरी दैट वॉट गुज्जर में मालवा व गुजरात के भाग को गुज्जर देश बताया है और गुज्जर देश से कनकपाल के आने का प्रमाण आदि बद्री मंदिर की रचना शैली है जो गुजरात के सोलंकी मंदिरों की भांति है। और उसके बाद परमार वंश की स्थापना तिथि के संबंध में कुछ मतभेद है। जैसे हरिकृष्ण रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास में परमार वंश की नींव 888 ईस्वी लिखते हैं, जबकि दूसरी पुस्तक गढ़वाल वर्णन में उस तिथि का खंडन करते हुए 688 ईस्वी लिखते हैं। भक्त दर्शन ने परमार वंश की नींव तिथि 888 ईस्वी लिखा है, जबकि राहुल सांकृत्यायन परमार वंश का आदि पुरुष अजयपाल को मानते हैं। सुदर्शन शाह ने सभागार ग्रंथ में स्वयं को परमार वंश का बताया है और भारतीय लोक साहित्य पुस्तक के लेखक श्याम परवार ने पवाड़ा शब्द के बारे में जानकारी दी है। अब उसके बाद है अजयपाल से पूर्व परमार शासक। चमोली जनपद के शकंड ग्राम में सुरपति या सुरपति का अभिलेख प्राप्त हुआ है जो परमार वंश का 15वां था। परमारों के 24वें शासक सोनपाल की राजधानी भिलंगन घाटी में थी। आज भी इस घाटी को सोनी भिलंग कहा जाता है। 28वां परमार राजा लखनदेव पाल की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है और रुद्रप्रयाग से 1994 ईस्वी में प्राप्त धारसी शिलालेख का संबंध 29वां परमार शासक अनंतपाल द्वितीय से था। अनंतपाल द्वितीय का राज्यारोहण 1333 ईस्वी में हुआ था और 34वां शासक जगतपाल था। 1455 ईस्वी का एक ताम्रपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, जिस पर जगतपाल को रजबार भी कहा गया है। अब उसके बाद राजा अजयपाल के बारे में हम पढ़ेंगे। अजयपाल गढ़वाल के परमार वंश का 37वां राजा था और राहुल सांकृत्यायन ने अजयपाल को परमार वंश का संस्थापक माना। वो अजयपाल का शासन 1490 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक रहा था। राय बहादुर पातीराम ने अजयपाल को गणपति से संबोधित किया और अजयपाल चांदपुर गढ़ के गणपति आनंदपाल के पुत्र थे, जिसने 52 गणों को अपने बाहुबल से जीता था। अजयपाल ने कत्यूरियों को पराजित कर उसने सोने का सिंहासन छीना था और 1491 ईस्वी में कुमाऊं के कीर्तिचंद ने अजयपाल को बधान क्षेत्र के युद्ध में हराया था। अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ की प्रसाद पहाड़ी पर 1512 ईस्वी में राजप्रसाद बनवाया था और अजयपाल ने देवलगढ़ में अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर एवं सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार भी करवाया था। देवलगढ़ में गोरखनाथ पंथ के संत सत्यनाथ का आवास था और सत्यनाथ के पुजारी नाथपंथी योगी होते हैं जो तथा उनके महंत को पीर कहा जाता है, जिनकी वेशभूषा मुस्लिम धर्मानुयायी पीरों के समकक्ष होती है। देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना हुआ है और 1517 ईस्वी को अजयपाल ने देवलगढ़ में और श्रीनगर स्थानांतरित की थी और श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण भी करवाया था। अजयपाल ने रसोइयों के लिए 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की और धूली प्रथा प्रचलन को भी चलाया था इसने मापतौल के लिए। अजयपाल को गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं। प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने अजयपाल की तुलना मौर्य सम्राट अशोक से की है, जबकि कवि भरत ने मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना भीम, कृष्ण, कुबेर से की है। अजयपाल गोरख पंथ का अनुयायी था और गोरख पंथ के अन्य थे भृतहरि और गोपीचंद। नवनाथ कथा एवं गोरक्ष स्वरत्वाजाल ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय की 84 सिद्धों में से एक माना गया है। शावरी ग्रंथ में सूरबीर सिंह ने हस्तलिखित ग्रंथ है। यह ग्रंथ तांत्रिक विद्या पर आधारित है। शावरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है और अजयपाल की मृत्यु 1519 ईस्वी में हुई थी। अजयपाल का उत्तराधिकारी कौन था? कल्याण सिंह था। कफ्फू चौहान। कफ्फू चौहान
उफ्फूगढ़ के सरदार थे। कफ्फू चौहान स्वयं के लिए कहता था कि मैं पशुओं में सिर और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ। कफ्फू चौहान के लिए अजयपाल ने कहा कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। इसलिए कहा था कि कफ्फू ने अजयपाल के सामने सिर काट दिया लेकिन झुका नहीं। अजयपाल का अंतिम युद्ध उफ्फूगढ़ या उदयपुर पर ही था। अजयपाल के ने स्वयं कफ्फू चौहान को मुखाग्नि की थी। अब उसके बाद है राजा सहजपाल। देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर में के द्वार पर एक शिलालेख 42वें राजा सहजपाल का 1548 ईस्वी का प्राप्त हुआ है। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर में एक घंटी पर लेख सहजपाल का 1561 ईस्वी में का है। ऐसा माना जाता है कि इसे सहजपाल ने चलाया था। सहजपाल का शासन सन 1547 ईस्वी से 1575 ईस्वी के बीच रहा होगा और सहजपाल मुगल शासक अकबर के समकालीन था। सहजपाल को अभिलेखों में वीर गुणज्ञ सुखद परजाया कहा गया है और सहजपाल के समय अकबर ने गंगा के स्रोत खोजने के लिए एक दल गढ़वाल भेजा था। सहजपाल के समय अकबर ने पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में घंटा चढ़ाया था और रामायण प्रदीप में सहजपाल को महाबली एवं विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। सहजपाल के 5 अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद राजा बलभद्र शाह आता है। सहजपाल के बाद 43वें राजा बलभद्र शाह के अन्य नाम जैसे बलराम, दुलाराम शाह और बहादुर मिलता है। बलभद्र शाह पहले राजा थे जिसे अपने आप के आगे शाह की उपाधि धारण की, परंतु कल्याण शाह के नाम के आगे भी शाह लगा हुआ था। भक्त दर्शन के अनुसार परमाणु को शाह उपाधि औरंगजेब ने दी है, जो तर्कसंगत नहीं लगता है। शाह उपाधि के बारे में अनेक मतभेद हैं। कोई भी तर्क इस बारे में सटीक नहीं बैठता है, मगर ये कह सकते हैं कि बलभद्र शाह के बाद ही क्रमागत शाह उपाधि का प्रयोग हुआ था। लोग कहते हैं कि परमाणु को शाह की उपाधि लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दी थी। बलभद्र शाह के समय में गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई। 1581 में ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह व रुद्रचंद के बीच हुआ, परंतु शिव प्रसाद डबराल युद्ध की तिथि 1591 ईस्वी मानते हैं और ग्वालदम युद्ध में रुद्रचंद की पराजय हुई और उसका सेनापति पुरुषोत्तमपन मारा गया। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी और रामायण प्रदीप के अनुसार बलभद्र शाह ने श्रीनगर में चित्रशाला प्रसाद का निर्माण कराया था। ढांढरी शिलालेख के संबंध बलभद्र शाह से है और जिसमें 1593 ईस्वी तक जीवित होने की जानकारी मिलती है। अब उसके बाद राजा मानशाह आते हैं। मानशाह 44वें राजा थे जो बलभद्र शाह के अधिकारी थे और उत्तराधिकारी थे। मानशाह के लेख देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर 1608 ईस्वी व रघुनाथ मंदिर के 1610 ईस्वी से मिले हैं। मानसा का शासनकाल 1591 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक था। मानसा के काल में चंद शासक लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और हार का मुंह देखना पड़ा था। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मानसा का सेनापति नंदी था और मानसा ने श्रीनगर के अंतर्गत मानपुर नामक नगर को बसाया था। मानसा ने पश्चिम तिब्बत का दावा प्रांत जीता था, जिसका राजा मानसा को कर के रूप में 1.25 शेर सोना और एक 4 सींग वाला मेढ़ा देता था। मानसा के दरबार में कवि भरत रहता था, जो मानवता काव्य की संस्कृत में इसने रचना की थी। मानवता काव्य में मानसा को सूर्य के समान तेजस्वी तथा राजा के समान बली दानवान बताया गया है। कवि भरत को मुगल बादशाह जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि दी थी और कवि भरत ने जहांगीर विनोद की रचना भी की थी। मानसा ने देवलगढ़ में गौरजा मंदिर का स्वर्ण कलश भेंट किया था। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में फॉस्टर ने यूरोपीय यात्री विलियम की 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। फॉस्टर ने मानसा का जिक्र करते हुए कहा कि गढ़वाल का प्रतापी राज्य गंगा और यमुना के बीच फैला हुआ है, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। वहाँ का शासक सोन के बर्तन में भोजन करता था। मानसा अकबर व जहांगीर के समकालीन था। उसके समय चंद राजा लक्ष्मीचंद था। अब उसके बाद जीतू बगड़वाल आते हैं। जीतू बगड़वाल बुगड़ी गांव टिहरी के रहने वाले थे और जिसके पवाड़े आज भी गढ़वाल में प्रचलित है। जीतू बगड़वाल का पिता गरीबाबाई और माता सुमेरी थी। जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक मानसा था, जिसने उसे भोट क्षेत्र का फौदर नियुक्त किया गया था
और जीतू बगड़वाल लोक गाथाओं में उसकी खुद की तांबे की खान होने का वर्णन मिलता है। बगोड़ी के सेरा में जीतू को उसके बैलों सहित आचरियों ने हर लिया गया था। श्यामशाह के समय जेसुएट पादरी अंतोनिया दे आंद्रांदे श्रीनगर आया था और 1625 ईस्वी केशवराय मठ की स्थापना महीपति शाह द्वारा की गई थी। हाँ मानसा हो गया। मानसा के बाद हमारा राजा शामशाह आते हैं। शामशाह का शासनकाल 1611 ईस्वी से 1630 ईस्वी तक था। 45वां राजा शामशाह का उल्लेख जहांगीरनामा में भी मिलता है, जिसमें जिक्र मिलता है कि मुगल दरबार में श्रीनगर शासक शामशाह को घोड़े व हाथी उपहार के रूप में भेंट किए गए थे। शामशाह की मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट का वर्णन मिलता है। शामशाह पहला परमार शासक जिसका चित्र चित्र मिलता है। शामशाह ने भी दावा प्रांत जीतकर वहां के शासक से एक शेर, स्वर्ण चूर व एक चवर गाय कर के रूप में प्राप्त की थी। शामशाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी 7 रानियां सती हो गई थी। शामशाह के राजगुरु कवि शंकर देव थे। इन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। शामशाह ने श्रीनगर में श्यामशाही बाग बनवाया था और श्यामशाह को बिलासी राजा की उपमा दी गई थी। श्यामशाह ने शिलसारी नामक भूमि का कुछ अंश शिवनाथ जोशी को दान में दिए थे। और श्यामशाह के समय जेसुएट पादरी अंतोनिया दे आंद्रांदे श्रीनगर आया था। 1625 ईस्वी में केशवराय मठ की स्थापना महीपति शाह ने श्रीनगर में की थी। केशवराय मठ के द्वार पर उत्कीर्ण लेख में महीपति शाह का नाम आता है। इससे लगता है कि परिवार में श्रेष्ठ होने के नाते इसका निर्माण महीपति शाह ने करवाया होगा। देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1626 ईस्वी में हुआ था और हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा श्यामशाह के राज्य काल की अंतिम अवधि 1629 बताई गई है। पादरी एडवेंडो ने 1631 ईस्वी को श्रीनगर में गणनरेश का दाह संस्कार देखा, जो संभवतः श्यामशाह ही था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो बाकी इसका जो कल नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, क्योंकि ये पवार वंश है, काफ़ी बड़ा है, तो इसमें पूरा कराने में 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो जो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो पीडीएफ भी मैं आपको कल या परसों में, जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पूरा इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।